नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से पश्चिम बंगाल और असम का 2 दिवसीय दौरा। मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बो दोहो 2026 में होंगे शामिल। 10,000 से ज्यादा कलाकार पेश करेंगे प्रकृति से प्रेरित बागुरुम्बा नृत्य। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किए फॉर्म 7 के नियम। एक व्यक्ति कितने भी फॉर्म कर सकता है जमा। बांकुड़ा में फॉर्म 7 गाड़ी रोकने पर बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। और खेल की खबरों में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत बांग्लादेश का मुकाबला। मुस्तफिजुर विवाद के बाद पहली बार आमने सामने होंगी दोनों देशों की टीम। और आइए जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा वो 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री आज शाम असम पहुंचेंगे, जहां वो गुवाहाटी में बोडो समुदाय के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा कलाकार बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। देखिए रिपोर्ट। हावड़ा गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन संचालन के लिए तैयार है। ये ट्रेन आरामदायक है, सुरक्षित है और रफ्तार में सबसे तेज। वंदे भारत स्लीपर से गुवाहाटी हावड़ा के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे कम हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा, दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधा, जरूरत के मुताबिक चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट और लोको पायलट से टॉक बैक की सुविधा यात्रियों को इसमें मिलने वाली है। ये देखो साइड में जो मैगजीन बैग है, लैपटॉप वाला चार्जिंग पहले नहीं होता था, अभी लैपटॉप वाला चार्जिंग, मतलब एकदम जितना क्या क्या। अच्छा यहाँ पर भी आप चाहे तो ऊपर में भी देखो, ऊपर और लोअर, ऊपर में भी जैसे पानी का बोतल रख दिया, नीचे में भी कुछ सामान रख सकता हो। ये देखिए, ये लेडर के पहले क्या ना, लेडर में ऊपर में लोगों को उठने के लिए दिक्कत होता था। अभी देखिए लेडर कितना अच्छा फर्स्ट क्लास, अब आराम से बैठ के ऊपर में चढ़ जाओ। शनिवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री मालदा से हावड़ा गुवाहाटी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है। इसी के साथ देश में रेल यात्रा की सुविधा और रफ्तार का एक नया युग शुरू हो जाएगा। माँ सुबह में आके गंगा में डुबकी लगाएंगे कलकत्ता में, फिर काली माता का दर्शन करेंगे दक्षिणेश्वर या काली घाट में, फिर सीधा गुवाहाटी चलेंगे, दिन भर कलकत्ता का बाजार करके फिर रात में चलेंगे, जाकर अगला दिन सुबह में माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। मतलब एकदम 10 शहर को जो कल्चरली बहुत ही क्लोज, बंगाल एंड असम दोनों के एकदम करीब ला दिया। मालदा में प्रधानमंत्री कुल 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे, जिसमें न्यू कूच बिहार बबनहाट और बाक्सरी हाट विद्युतीकरण रेल लाइन का लोकार्पण, 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसमें से 2 ट्रेन जलपाईगुड़ी से नागरकोइल और दूसरी तिरुचिरापल्ली के बीच संचालित होगी। 2 ट्रेन अलीपुर द्वार से संचालित होंगी, जिसमें से एक SMVT बेंगलुरु और दूसरी पनवेल से अलीपुर द्वार के बीच चलेगी। इसके अलावा 2 अन्य ट्रेन राधिकापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस और बालूर घाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 31D के धूपगुड़ी फालाकाटा खंड के पुनर्निर्माण और 4 लेन के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। सतत विकास के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल यात्रा काफी अहम है। ऐसे में मालदा में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर उत्साहित हैं। विशाल रैली होगा, बहुत लोग आएंगे। जनता अभी भी जैसे कि देख रहे हैं, जनता का बीच में इससे एक माहौल बन गया है। हर जगह से मालदा, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, जो 4 सांगठनिक जिला है हमारे, 4 सांगठनिक जिला से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे।
शाम को प्रधानमंत्री असम गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में हिस्सा लेंगे। सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से अधिक कलाकार ऐतिहासिक रूप से बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। बोडो का एक परंपरागत नृत्य शैली है, उसका नाम है बागुरुम्बा। और इस बागुरुम्बा को भी बागुरुम्बा दोहो बोल के, दोहो मीन्स वेव, ये बागुरुम्बा नृत्य को बटरफ्लाई नृत्य, बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है। इसको भी हम लोग आयोजित कर रहा हूँ। ये बैसागु फेस्टिवल में ये लोग मनाया जाता है, व्हिच इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग टू वेलकम द न्यू ईयर। और इस डांस फॉर्म इस बार हम लोग नियर अबाउट 10,000 डांसर्स यहाँ पे शामिल होंगे। वहीं रविवार को प्रधानमंत्री असम कलियाबोर में करीब 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री 3 बजे पश्चिम बंगाल हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुवाहाटी से सुयश और मालदा से प्रसेनजीत राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय रेलवे आज इतिहास रचने जा रहा है। तेज रफ्तार हाईटेक सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर का अनोखा संगम लेकर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज पटरी पर उतरने जा रही है। आधुनिक भारत की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित की गई पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार से इस ट्रेन के बारे में बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा और रेलवे की अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास समेत कार्यक्रम जो आयोजित होंगे उस पर हम बातचीत करेंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार जी से। वंदे भारत जो स्लीपर आ रहा है यह भारतीय रेल के लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन हम कह चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरी ट्रेन पूरी तरह से सुविधाओं से बिल्कुल लैस है। इसमें विभिन्न यात्रियों के लिए जितने भी जो गैजेट्स हैं वो सब प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेट ऑफ आर्ट इसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं और ये यात्रियों को बहुत पसंद आएगी। जैसा कि इस ट्रेन के जो टाइमिंग्स हैं वो भी इस तरह से रखे गए हैं कि आप शाम को कलकत्ता से चलेंगे तो सवेरे आप गुवाहाटी पहुंच जाएंगे, गुवाहाटी से शाम को चलेंगे तो सवेरे कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ओवरनाइट है और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर किसी तरह का कोटा नहीं है। देयर इज नो VIP कोटा इन दिस ट्रेन। क्योंकि जब भी वेटिंग लिस्ट केवल उसके लिए रखी गई है परंतु इसके अंदर कोटा कोई नहीं है अदर देन द लेडीज एंड द सिटीजन सीनियर सिटीजन कोटा। अदर देन दैट देयर इज नो कोटा। और बहुत महत्वपूर्ण अमृत भारत ट्रेन उनका भी फ्लैग ऑफ होगा इस सभा स्थल से। इस कहाँ चलेंगी सब ट्रेनें? सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल के बीच में, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली के बीच में, अलीपुरद्वार SMVT बेंगलोर के बीच में, अलीपुरद्वार मुंबई के बीच में, बालूरघाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस। ये अमृत भारत नहीं है, ये नॉर्मल LHB कोचेस की ट्रेन है। और राधिकापुर और SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस। ये टोटल जो और आपको सीधे चलते भाजपा मुख्यालय जहां पर भाजपा की प्रेस वार्ता हो रही है। किस प्रकार से विपक्षी दल जो है समय समय पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाती है। कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का साथ नहीं दे रही है, तो कोई यह भ्रांति फैलाता है कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मगर वास्तविक कहानी क्या है, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रखना चाहेगी। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है
जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सभी कुछ भूल जाओ, अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो, वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया, क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं। जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। आप सभी जानते हैं पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से SIR इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। SIR बंगाल में भी हो रहा है, उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो BLO कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। BDO की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसेस के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। फरक्का के अंदर जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, BDO के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है और जब हमला हो रहा था उस समय TMC के विधायक MLA मुनीरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में BDO के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है, मगर याद रखिए ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी और भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो हम सबको जागना होगा। अगर हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं, अगर एक हैं तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। FIR हुआ BDO के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर MLA का नाम उस FIR में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मुनीरुल
इस्लाम ने कहा था मैं कोई एसआईआर वैसआईआर को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? ये भारत का संविधान है। This is the constitutional authority of India which is conducting the SIR. You as an MLA cannot say that मैं SIR वैसआईआर को नहीं मानता। SIR के खिलाफ आप आक्रमण करें और आपके खिलाफ FIR भी नहीं हो। केवल फरक्का नहीं, बुधवार के दिन चकुलिया का बीडीओ का ऑफिस जो कि उत्तर दिनाजपुर में आता है, और आप जानते हैं चाहे मुर्शिदाबाद जिला हो चाहे उत्तर दिनाजपुर जिला हो, वहां किस प्रकार से 2011 से 2019 के बीच जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार घुसपैठियों के कारण कहां 70% तो कहीं 50% से अधिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। यह कोई ऑर्गेनिक वृद्धि नहीं है, यह वृद्धि घुसपैठियों के लिए हुई है। रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों की घुसपैठिए से यह आर्टिफिशियल वृद्धि हुई है। उसी उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया के बीडीओ के ऑफिस पे सुबह 9:30 बजे 300 लोगों का आक्रमण होता है, 20 लाख की प्रॉपर्टी जला दी जाती है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH-12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। और इतना ही नहीं, आप सब हमारे बंधु हैं। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इफ वी आर अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एज द लेजिस्लेचर, you are one of the pillars of democracy to uphold the democracy of this country. आपके एक साथी सोमा मैती जो कवर करने गई थी इस हिंसा को, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है नृशंसता के साथ, with the brutality that she has been attacked, she is hospitalized. 24 घंटा उनका लोकल न्यूज है, उसकी पत्रकार है सोमा मैती। मैं भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी पत्रकार के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला होता है तो कोई चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं आज सभी न्यूज चैनल से कहता हूं, इन सॉलिडारिटी वी शुड स्टैंड विद सोमा। शी मे बिलोंग टू एनी न्यूज चैनल, बट इफ अ रिपोर्टर इज अटैक्ड, टुडे इट इज शी, टुमारो इट मे बी वी। इसलिए एक साथ एकजुट होकर अपने फेटर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। 150 जादवपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, संख्या उसकी 150 है। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो बीएलओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है, श्री अशोक दास। ईमानदार बीएलओ अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर बीएलओ के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे। बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया। मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के टीएमसी कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम, तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, अभी एक फोन कॉल, उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं।
मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध, उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में, और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला, आज के रक्ताक्त बांग्ला, भैर बांग्ला, खून खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, यह हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी आपने सुना था कोई मुख्यमंत्री दौड़ के फाइल छीन रही है? कभी आपने देखा था यह इतिहास में? क्यों? करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है केवल घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने के लिए, और यह हिंदुस्तान सहेगा नहीं। 72 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सीमाओं पर चिट्ठियां लिखी जाती है, बीएसएफ जाके बार बार मीटिंग करती है, फिर भी इन 72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। क्या मनसा है? मनसा है बंग भंग का, मनसा है बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। और एक पैटर्न है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब सीएए हुआ, सड़क पे उतर के ममता बनर्जी और टीएमसी उतर के आई थी। क्यों? एक हिंदू परिवार बच जाए तो आय हाय काका छीछी, काका छीछी। ये काका छीछी कर रही थी ममता बनर्जी, आपको याद है ना? माइक लेके यहां से काका छीछी, काका छीछी। एक हिंदू बच जाए तो काका छीछी, और एक घुसपैठिए का नाम अगर कट जाए तो अशोक दास को फांसी पे चढ़ा दो। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से हिंदुओं के प्रॉपर्टी को लूटा गया था, उसको बचाने के लिए जब भारत के सदन में चर्चा हुई, जब बिल पारित हुआ, ममता बनर्जी सड़क पे उतरी है। ये जो हिंदुस्तान का अहित वो चाहती है और घुसपैठियों का हित वो चाहती है। आज इसीलिए टीएमसी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। टी से तुष्टिकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। टी से तुष्टिकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। तुष्टिकरण की राजनीति चरम पे है, माफिया राज, गुंडा राज चरम पे है, और घुसपैठियों के द्वारा जो क्राइम हो रहा है उसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी एक पल भी पीछे नहीं हट रही है। ये आज का शीर्षक है। ये है टीएमसी। टी फॉर तुष्टिकरण, एम फॉर माफिया एंड गुंडा राज, सी फॉर क्राइम बाय घुसपैठी। ये है टीएमसी। याद रखिए ममता जी, न तुष्टिकरण रहेगा, ना आपका माफिया राज रहेगा, और ना हम क्राइम होने देंगे बंगाल में। ये तीनों ही नहीं होगा। इसके साथ मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं आज आपको, और कुछ हमारे तस्वीर यहां भी चलेंगे वीडियो के माध्यम से। जैसा मैंने कहा, ये जो अशोक दास जी का मैंने आपको चित्र दिखाया, बीएलओ थे जादवपुर के। लाइट कम कर सकते हैं ताकि सबको दिखाया दे जी। ये अशोक दास जी है, मैं उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं। बीएलओ थे जादवपुर के, टीएमसी ने हत्या कर दी इनकी, आत्महत्या करवाई गई इनसे। ये उनका घर है जहां उन्होंने अपने आप को फांसी पे चढ़ाया। सोचिए उनके छोटे से बच्चे और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी पर क्या गुजर रहा होगा। अगर यही किसी बीजेपी राज्य में हो गया होता
तो अभी तक ममता बनर्जी सड़क पे उतर चुकी होती और न जाने हमें क्या क्या कह चुकी होती, मगर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप देखिए उसके पश्चात किस प्रकार बीडीओ के ऑफिस में, ये सोमा जी हैं, ये जो आप तस्वीर देख रही हैं ये सोमा जी की तस्वीर है। ये 24 घंटा जो वहाँ न्यूज़ चैनल है, किस प्रकार से सोमा जी जो वायलेंस को कवर करने गई थी उनको पीटा गया, घुसपैठियों द्वारा पीटा गया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया, और आज उनका ये हश्र है, वो हॉस्पिटल में है। और भी तस्वीर सोमा माइती जी की है ये। और इसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अभी, ये तस्वीर मयूरुल इस्लाम का है, जो फरक्का में जिस समय अटैक हुआ, आप देख सकते हैं ये मयूरुल इस्लाम, ये फरक्का के एमएलए हैं, और फरक्का के टीएमसी एमएलए जिस समय फरक्का के बीडीओ के ऑफिस पर हमला हुआ, खुद उस समय वे मौजूद थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि राम के नाम को काटा नहीं जाता, रहीम के नाम पर पेपर मांगा जाता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। इसके बाद चकुलिया और फरक्का में जो हिंसा हुआ था वो भी तस्वीर हमारे सामने आएगा। आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार ये चकुलिया का है, ये चकुलिया में किस प्रकार से आगजनी की जा रही है बीडीओ के ऑफिस में, आप खुद देख सकते हैं। खुली छूट है, ये तस्वीर है, खुली छूट है चकुलिया में। और बाकी हिंसा का तस्वीर भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, आप ये सब देख सकते हैं। चारों तरफ आगजनी और हिंसा, चारों तरफ, सभी आप लोग भी एक एक लीजिए, चारों तरफ आगजनी और हिंसा। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, ये है ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा बनाया गया बंगाल। क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से वंदे मातरम की ध्वनि गूंजी थी? क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से जन गण मन की ध्वनि गूंजी थी? नहीं, आज तुष्टीकरण के कारण बंगाल टूट के कगार पर है। बंधुगण, इसके साथ ही दो और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। संक्षेप में उन महत्वपूर्ण विषयों को मैं यहाँ रखूंगा। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, मगर अभी नदारत है। आप याद करिए, कुछ ही समय पहले फूल सिंह बरैया जो भांडेर से एमएलए है, मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बरैया जी एक मंच पर, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गांधी परिवार के बहुत निकट माने जाते हैं, वर्तमान में सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके मौजूदगी में जिस प्रकार, और कांग्रेस पार्टी के कितने नजदीक है, ये तस्वीर में देखिए, राहुल गांधी, ये फूल सिंह बरैया जी है। आप देख सकते हैं दोनों को, कई तस्वीरें हैं, मैं सभी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं फूल सिंह बरैया जी को राहुल गांधी जी के साथ। फूल सिंह बरैया जी ने जो कहा है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मगर लोकतंत्र है, कहना पड़ेगा। रेप के विषय में कहा है, बहुत ही गंदा कहा है, अभद्र भाषा कही गई है। मुझे लगता है कभी भी सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई खूबसूरत लड़की को जब कोई भी देखता है तो उस समय दिमाग विचलित हो जाता है और रेप जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है, वो अपने आप में बहुत ही हमारे मन को कचोटने वाला है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की को, या अति सुंदर, उन्होंने अति सुंदर भी कहा है, अति सुंदर लड़की को हम देख लेते हैं तो किसी के मन के अंदर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रेप भी हो सकती है। ये एक विधायक है जिनको हम माननीय जी कहते हैं, राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, प्रियंका जी के करीबी माने जाते हैं, और उस मंच पे जब बोल रहे हैं तो स्वयं दिग्विजय जी मौजूद है, किसी ने रोका नहीं। आगे कहते हैं रेप सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का होता है। और उसके बाद जो कहते हैं वो तो बहुत ही खराब है, इसको कोई अन्यथा ना ले कि हम इसे पुनः मंच से बोल रहे हैं, मगर बोलना पड़ेगा क्योंकि उनकी मानसिकता को दिखाना है। वो कहते हैं ये जो खूबसूरत लड़की है ना, सुंदर, अति सुंदर, ये तो आदिवासियों में कौन सी अति सुंदर लड़की होती है? कोई लड़की आदिवासी में, एससी में, ओबीसी में कोई लड़की सुंदर नहीं होती है, मगर फिर भी उनका रेप किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनकी छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, 4 महीने का, 8 महीने के बच्ची का। कोई एक आदमी नहीं, 4-5 लोग रेप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति का या जनजाति के बच्ची का रेप करें तो कई तीर्थों का लाभ हमें मिल जाता है। ये केवल सनातन को अपमानित करने का प्रयास नहीं है, ये महिला और मानवता को, ये मैं ये भी नहीं कहूंगा ये महिलाओं को अपमानित करने के शब्द हैं, ये मानवता को अपमानित करने के शब्द हैं। और जब ऐसे शब्द बाबा साहेब अंबेडकर जैसे स्टॉलवर्ट के लिए उनके आड़ में कहे जाते हैं, फोटो पीछे बाबा साहेब का लगा हुआ है, बाबा साहेब के नाम पे जब ऐसे शब्द कहे जाते हैं तो ये बाबा साहेब के आत्मा के ऊपर चोट है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए न्योछावर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सुंदर लड़की को देखने से रेप करने का मन करता है और तीर्थ के लिए रेप किया जाता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं वेट करता हूं, आशा है मुझे, राहुल गांधी जी से तो कोई आशा नहीं है क्योंकि वो नाकाम है, मगर प्रियंका वाड्रा जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं आशा करता हूं शाम तक वो वक्तव्य देंगी। शाम तक वो अपनी माताश्री के पास जाके कहेंगी कि बरैया जी को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। और अंततोगत्वा केजरीवाल तो केजरीवाल हैं ही, वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। दिल्ली से गए, शीश महल से गए तो हवा महल में बैठे हैं पंजाब में। सत्ता की हवा उनको लगती रहनी चाहिए, लग भी रही है, काफिलों में घूम रहे हैं। किसी ने अगर खिलाफ में लिख दिया, पंजाब केसरी ने उनके खिलाफ लिख दिया, आधी रात को पंजाब केसरी के ऊपर आक्रमण, पंजाब केसरी के ऊपर, उनके दफ्तर के ऊपर रेड करना, बिजली काट देना। मुझे तो वो कहानी इंदिरा गांधी जी की याद आ गई जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ था। यहां इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो दफ्तर है, एक लाइन से सारे दफ्तरों में बिजली काट दी गई थी ताकि वो खबर न छपे अगले दिन। बिल्कुल उसी प्रकार से केजरीवाल जी ने, और केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान ने, भगवंत मान जी का ये आइडिया नहीं होगा, ये सब करने वाले केजरीवाल हैं। केजरीवाल जी ने जो पंजाब केसरी के साथ किया है, यह लोकतंत्र के विरोध है, विरोध में उठाया गया कदम है। और मुझे लगता है आज सभी पत्रकारों को इस विषय पर एक होकर, आज उनकी बारी है, कल हमारी भी बारी हो सकती है, इसलिए इसके विरोध भी कड़ा प्रदर्शन करना चाहिए। धन्यवाद बंधुओं, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। विकास चंद्रा। मेरा सवाल है कि जिस तरीके की कानूनहीनता की स्थिति पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है, आपने खुद कहा कि बंग भंग जैसी स्थिति है, तो इस स्थिति में वहां के लोगों को राहत मिले, कानून व्यवस्था बहाल रहे, संवैधानिक स्थिति अपनी जगह पर रहे, केंद्र सरकार को कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति शासन। देखिए, जहां तक कठोर कदम बंगाल में उठाने का सवाल है, ये तो माननीय राज्यपाल जी के रिपोर्ट के ऊपर आधारित होता है। मैं उनके ऑफिस के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या स्थिति है, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बंगाल में जिस प्रकार का लॉलेसनेस देखा जा रहा है, जिस प्रकार की चुनौती कानून को देखा जा रहा है, कानून के खिलाफ देखी जा रही है, कठोर कदम तो उठाने पड़ेंगे, मगर वो कठोर कदम लोकतांत्रिक होंगे, वो कठोर कदम संवैधानिक होंगे, वो कठोर कदम
जनता के मन को पूछ करके टटोल करके होंगे। देवेंद्र, आप सुन रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर संबित पात्रा साफ तौर पर उन्होंने जहां केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण, माफिया और साथ ही साथ भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है, जिसमें लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़े कोई भी मुद्दे उनके विकास के एजेंडे पर हैं ही नहीं। वक्त जोर से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। कर्नाटक बीजेपी बेल्लारी में आज कांग्रेस सरकार की कथित कानून व्यवस्था की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध की अगुवाई भाजपा राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र, R अशोक, चरवाड़ी नारायण स्वामी, श्रीमालू और जनार्दन रेड्डी कर रहे हैं। और 1 जनवरी को जनार्दन रेड्डी के निवास के पास एक बैनर लगाने को लेकर हुई हिंसा के दौरान उनकी जान पर हुए हमले के आरोपों जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी ज्योति दफेदार ने गंगावती के विधायक जनार्दन रेड्डी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। बैनर की हंगामा को लेकर, ये सब विचारों को लेकर बीजेपी विधायक और नायक बेल्लारी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी विचार को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ गंगावती के विधायक जनार्दन रेड्डी है। आइए उनसे बात करते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट यू आर कंडक्टिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट रिगार्डिंग वेरियस इश्यू एंड स्पेशली द बेल्लारी बैनर इंसिडेंट। Whatever the incident happened, whole Karnataka, whole country, everybody they have seen. So never it happens in the history of Karnataka, never it happens in the history of Bellary. So this kind of incident, a private gunman's coming and firing, killing a order means a karyakarta, their own karyakarta had been killed in this firing. So this is all. So never it happens in the history of Karnataka only, not just even in Bellary also. So we demand the arrest of Nara Bharat Reddy. Even after 15 days also, today government they have arrested only 3 private gunmen. So the 3 private gunmen belongs to whom? They belongs to Mr. Nara Bharat Reddy only. So why they have not arrested Nara Bharat Reddy? And this has to be transferred to the CBI. Police inquiry we do. और इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए ज्योति इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद हैं। ज्योति, जिस तरह से बेल्लारी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अब आज भाजपा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है, किस तरह की तैयारी है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? बल्लारी में यहाँ पे जो कानून सुव्यवस्था विचार को लेकर यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। कर्नाटक राज्य सरकार राज्य की कानून सुव्यवस्था को हैंडल करने में सब फेल्योर हुआ है। इसलिए इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के सभी लीडर्स, अभी मैं बेल्लारी में हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ, जो मेरे पीछे है वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पे जमा हुआ है। जो बीजेपी का मुद्दा है बहुत विचार है कानून सुव्यवस्था विचार को लेकर। यहाँ पे पहले जो बेल्लारी में जनवरी 1 को जो इंसिडेंट हुआ था, बैनर की जो इंसिडेंट को लेकर जनार्दन रेड्डी जो विधायक के घर के सामने ये लोग बैनर लगाने पे गए, लेकिन उसी इंसिडेंट पे फायरिंग हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत भी हुआ।
तो इसी सिलसिले को लेकर बीजेपी के जो लीडर्स है, अब जनार्दन रेड्डी हो, श्रीरामुलु हो और विजयेंद्र हो, सब लोगों का यही कहना है कि ये प्री प्लान है, पूर्व नियोजित षड्यंत्र है। जनार्दन रेड्डी को मरवाने के लिए, उनको मारने के लिए ये लोग यही पे प्लान किए थे। सो इसी मुद्दे को लेकर और बहुत मुद्दे हैं, मतलब कानून सुव्यवस्था को हैंडल करने में राज्य सरकार संपूर्ण विफल हो चुका है। चाहे वो कोगिलो का इश्यू हो, कोगिलो में वहां पे अवैध कब्जा को हटाने के बाद बहुत जल्दबाजी में उन लोगों को वहां पे घर देना हो, जो बीजेपी अक्यूज करते हैं, आरोप करते हैं कि उसमें 90% ज्यादा लोग हैं वो रोहिंग्या लोग हैं, बांग्लादेश से यहाँ पे आए इलीगल इमिग्रेंट्स है। उन लोगों को घर देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार बहुत बेसब्री से ये सब कर रहा है। और बहुत रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि शिड्लघट्टा में, चिक्कबल्लापुर में कांग्रेस का एक लीडर वहां की एक पौरायुक्त अधिकारी को, महिला अधिकारी को बहुत मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर, अब्यूज कर उनको धमकी भी दिए थे, वो लाइफ थ्रेटनिंग दिए थे उन्हें। अगर एक बैनर को लेकर ही, वहां पे भी बैनर इश्यू को लेकर वो पौरायुक्त अधिकारी बैनर वहां पे हटाई थी। तो उसी इश्यू को लेकर वहां पे जो कांग्रेस का लीडर है, मतलब बहुत इश्यू है, ये एक ही इश्यू नहीं है, बल्लारी का इंसिडेंट का एक ही नहीं है, बहुत इश्यू जैसा है जो बल्लारी का इंसिडेंट का लेकर जो बीजेपी का इसमें ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन जब बेल्लारी की झड़प हुई उसके बाद विधायक जनार्दन रेड्डी ने साफ तौर पर अपनी जान को लेकर खतरा बताया, उन्होंने जेड सिक्योरिटी की मांग भी की थी। यस, जब इंसिडेंट हुआ उन्होंने कहा, ये तो क्लियरली उन्होंने कहा था कि ये कोई आकस्मिक नहीं हुआ है, घटना प्री प्लान है, बहुत लोग आए थे। जो नारा भरत रेड्डी यहाँ के जो शासक है, उनके ऊपर ही ये लोग डायरेक्टली एलिगेशन कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। उनका जो गनमैन है उसी ने फायरिंग किया, उद्देश्य पूर्वक ही किया है। तो इसलिए मेरी जान को और मेरी कुटुंब की जान को खतरा है। तो अमित शाह जी को और यहाँ के डीसीएम और गृह सचिव परमेश्वर जी को भी उन्होंने खत लिखा था। लेकिन कर्नाटक सरकार ये कह रही है कि यहाँ पे बीजेपी विधायक या बीजेपी राज्याध्यक्ष, उनका मांग है कि सीबीआई जांच को देनी चाहिए, उनका मांग ये है। लेकिन परमेश्वर जी कहते हैं कि कोई सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, सीआईडी जांच ही हो सकता है। और भरत रेड्डी जो है, जिसके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे, कर्नाटक सरकार अभी तक भरत रेड्डी के खिलाफ कोई जांच या कोई कार्रवाई नहीं की है। तो यही है, बहुत मुद्दों को लेकर, या गृहलक्ष्मी में जो धोखा हुआ है, 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस मामले को लेकर हो, या बहुत सारे ऐसे इश्यूओं को लेकर, यहाँ पे वो बेल्लारी में, मैं भी बेल्लारी के में पीछे जो यहाँ पे जो समावेश में चल रहा है, बहुत लोग इकट्ठे हुए, बीजेपी कार्यकर्ता हो, आम जनता हो। सो आम जनता के लिए हम यहाँ पे उनके लिए वॉइस रेज करेंगे। ये लोग ऐसे बिल्कुल, और तो आम लोगों के बारे में बिल्कुल, और जो सांसद तेजस्वी सूर्या हैं, उन्होंने भी कहा था कि बेल्लारी में जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्योति, आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 जमा करने के नियम स्पष्ट किए। यदि कोई व्यक्ति संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो वो फॉर्म 7 जमा कर सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम कितने फॉर्म जमा कर सकता है, इसकी कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 से अधिक आपत्तियां दर्ज करवाता है तो ईआरओ इसकी जांच करेंगे। बीजेपी ने कुछ जिलों में फॉर्म 7 जमा न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया था। बांकुड़ा के खाथड़ा में बीजेपी की फॉर्म 7 से भरी गाड़ी को तृणमूल नेतृत्व ने रोक दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमजी रामचंद्रन एमजीआर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा तमिलनाडु के विकास में किए गए योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तमिलनाडु की प्रगति में उनका योगदान असाधारण है। तमिल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका भी उतनी ही सराहनीय है। हम समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और इसी ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। एमजीआर ने फिल्म स्क्रीन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रीन तक लोगों के दिलों पर राज किया। उनका जीवन, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी। गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले, इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया। भारत रत्न एमजीआर के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काम किया और यही कारण था कि समाज के नौजवान और महिलाएं उनका इतना सम्मान करते हैं। यही कारण है कि आज भी समाज के गरीब तबके के लोग उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता कहते हैं। मैं भारत रत्न एमजीआर को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और बात छत्तीसगढ़ की, जहां के बीजापुर में सुरक्षाकर्मियों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ नेशनल पार्क इलाके के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, जिसमें टॉप कमांडर पापाराव भी मारा गया। पापाराव का ढेर होना सुरक्षा जवानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पापाराव छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है। माना जा रहा है कि पापाराव की मौत से दक्षिण पश्चिम बस्तर का क्षेत्र नक्सल मुक्त हो जाएगा। मौके से सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 बरामद की। नक्सली गतिविधि की खुफिया जानकारी मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और एसटीएफ के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। लद्दाख के करगिल जिले में कल से हो रही ताजा बर्फबारी के कारण द्रास और जोजिला में यातायात बाधित हो गया। बर्फ जमने, फिसलन और कम विजिबिलिटी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लद्दाख के अन्य हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने जोजिला में बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की, जबकि प्रतिकूल मौसम की वजह से जोजिला दर्रे को अस्थायी रूप से बंद करने की भी संभावना है। इस बीच पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस की तत्परता की वजह से जोजिला में कल एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को सुरक्षित मार्ग से निकाला गया। फिसलन भरी सड़क पर पुलिस ने वाहनों की मदद की, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं को रोकना संभव हो पाया। पुलिस ने यात्रियों को आधिकारिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने, फिसलन रोधी चेन का उपयोग करने, बर्फबारी के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। खबर बिहार से, जहां के मोतिहारी में आज विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस मंदिर में हो रहा है शिवलिंग की स्थापना का कार्यक्रम। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। वहीं तकरीबन 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। वहीं मंदिर निर्माण में शामिल इंजीनियर संतोष कुमार झा ने बताया कि ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इसमें हर तकनीक और नई सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तकरीबन 500 वर्षों तक इसका ख्याल रखेगा। 500 साल यानी कि 500 साल की तरह इसको बनाना है। इसमें विशेष करके क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया। ये हमारा जैसे है, ये किसी 10 के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन ये है मेन मंदिर। इसी में राम जी का मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर यही है। इसमें टोटल 22 मंदिर है और सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट का होगा। देश के सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परिचालन पर डी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाएगा। हमारे सहयोगी राजेश राज ने मालदा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। आपको दिखाते हैं। भारतीय रेल के लिए शनिवार का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पहली बार फर्राटा भरने वाली है और वो हावड़ा से गुवाहाटी के लिए और कामाख्या से हावड़ा के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। लेकिन आज मालदा से
प्रधानमंत्री जी इस ट्रेन का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जिनकी पीएम की परिकल्पनाओं को सरजमी पर उतारने में पूरी मशक्कत करते हैं। सर, जिस तरीके से ये स्लीपर वर्जन ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है, भारतीय रेल के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। बिल्कुल, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयासरत हैं, उसमें वंदे भारत स्लीपर का बड़ा रोल रहेगा। हम सब जानते हैं 1970 में राजधानी एक्सप्रेस से एक नया दौर चालू हुआ था। उसके बाद में सबसे बड़ा चेंज स्लीपर जर्नी में वंदे भारत स्लीपर से आएगा और ये टोटली न्यू जनरेशन की, न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। ऐसी अब बहुत बड़ी संख्या में इन ट्रेन्स का निर्माण किया जाएगा। एक तरीके से देश में यात्रियों के लिए टोटली नया एक्सपीरियंस हो वो, और दूसरी बात, इसके फेयर्स भी बहुत ही मिडिल क्लास के हिसाब से रखे गए हैं और खाने में एक अच्छा इनोवेशन किया है। जो गुवाहाटी से ट्रेन रवाना होगी उसमें असमीज फूड होगा और जो कोलकाता से रवाना होगी उसमें बंगला फूड होगा। भारतीय रेल का नया स्वरूप देखने को मिलेगा और भारतीय रेल लगातार अपना झंडा बुलंद कर रही है। दुनिया भर के मुल्कों से खुद को कम्पीट करने के लिए भारतीय रेल दिन रात परिश्रम कर रही है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, मालदा, पश्चिम बंगाल। कहते हैं कि एक फिल्म को बनाने में हजारों लोगों की मेहनत लगती है, लेकिन आपकी एक फ्री डाउनलोड वाली चाहत उस पूरी मेहनत को कुछ ही सेकंड्स में बर्बाद कर देती है। पायरेसी सिर्फ चोरी नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जानलेवा वायरस है और साथ ही पायरेटेड मूवी डाउनलोड करने वालों को भी साइबर खतरों में डाल सकती है। हालांकि बढ़ते पायरेसी को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। कोई भी चीज जो आपको फ्री में मिल रही है, दरअसल वो फ्री नहीं है। सबसे ज्यादा मैलवेयर पूरी दुनिया में पायरेटेड कंटेंट के थ्रू भेजे जाते हैं और यही एक तरीका है जिससे क्रिमिनल आपके फोन तक पहुंचते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा लिंक रेफर करते हैं जो अनऑथराइज है, डिस्कॉर्ड लिंक है, टॉरेंट लिंक है या टेलीग्राम का कोई चैनल है जहां पर आपको फ्री फिल्म ओटीटी कंटेंट डाउनलोड करने के लिए दिया जा रहा है, वहीं से शुरुआत होती है साइबर क्राइम की। भारत सरकार के कई प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर इन पायरेटेड कंटेंट को रिपोर्ट करके उनका टेक डाउन भी किया जाना संभव हो पाया है, जिसमें सहयोग पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ कोलैबोरेशन करके एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म सामने आई है। फिल्म चोरी करना और देखना दोनों जुर्म हैं और आज के ओटीटी की दुनिया में कुछ ही मिनटों में फिल्मों की पायरेसी हो जाती है। एपेकी एक ऐसा ऐप है जो मौजूदा पायरेटेड फिल्मों को और साथ ही साथ साइबर ठगों द्वारा बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है, जिससे कि आपकी पर्सनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। कैसे बचें इन पायरेटेड फिल्मों में इस माया जाल से और कैसे पहचानें इन फर्जी एपीके की ऐप्स का खतरा, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। फिल्में हम सबको बहुत पसंद है, एंटरटेनमेंट हम सभी चाहते हैं, लेकिन साइबर दुनिया में जब आप पायरेटेड फिल्मों को डाउनलोड करते हैं तो उससे हो सकते हैं क्या खतरे। आपके फोन में डेटा चुराने वाले एप्लेट्स, स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल हो जाते हैं। वो न सिर्फ आपका डेटा चुराते हैं बल्कि आपके फोन से पैसे भी गायब कर देते हैं। युवा वर्ग जो है पायरेटेड कंटेंट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। इसलिए भारत सरकार के कई प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर इन पायरेटेड कंटेंट को रिपोर्ट करके उनका टेक डाउन भी किया जाना संभव हो पाया है। किसी भी अनऑथराइज्ड सोर्स से कोई भी कंटेंट डाउनलोड ना करें। तो देखिए साइबर अलर्ट सिर्फ डीडी न्यूज पर। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राडोस्लाव सिकोर्स्की जयपुर साहित्य महोत्सव में भाग लेंगे और साहित्यिक सत्रों में शिरकत भी करेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। इस दौरे में भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए अहम बातचीत की जाएगी। व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की संभावना है। वहीं दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में शुक्रवार को मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने एनसीसी कैडेट्स के साथ खास बातचीत की। मणिका विश्वकर्मा भी एक एनसीसी कैडेट रही हैं। कैसा रहा उनका एनसीसी कैडेट्स के साथ ये सफर, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए आपको सुनवाते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया
मणिका विश्वकर्मा ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों से बातचीत की। वो खुद भी एक कैडेट रही हैं, बात करते हैं कैसा लगा आज। बहुत अच्छा लगा। इट फील्स लाइक कि पूरी ज़िंदगी जो है वो एक सर्कल में आकर सिमट गई हो। एंड आई रिमेंबर 1 साल पहले आई हैड माई फर्स्ट CATC, मेरा पहला कैंप यहाँ पे था इन DG NCC एंड इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट, क्योंकि उस पोडियम पे पहले मैंने एंकरिंग की एंड आज बीइंग देयर इंटरेक्टिंग विद द कैडेट्स, उनकी आंखों में आज भी वही जज्बा, वो जुनून दिखता है। हर साल दर बदर आई थिंक RDC की एक लेगेसी है और वो लेगेसी इन कैडेट्स ने बरकरार रखी है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स इन द वर्ल्ड। आई कांट टेल यू, आई फील सो प्राउड कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड रही हूँ, मैं एक कैडेट रही हूँ। कैडेट से लेकर मिस यूनिवर्स इंडिया का सफर किस तरह देखते हैं आप? NCC ने जो मुझे डिसिप्लिन, जो मुझे वैल्यूज़ दी थी, I stepped on that stage of Miss Universe India as an NCC cadet, not just as Manika Vishwakarma, and that gives me such a proud. एनसीसी ने किस तरह आपके जीवन में बदलाव लेकर आया और जो बच्चे यहाँ आए हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? वेल, मेरे जीवन में मैंने रैंप वॉक से पहले ड्रिल सीखी है, मैंने इंटरव्यूज से पहले डिबेट सीखी है। सो आई थिंक दोज वैल्यूज़ ऑफ डिसिप्लिन, ग्रिट एंड करेज, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। जो हिम्मत आप में होती है, जो वो डिसिप्लिन और जज्बा होता है आप में, वो आई डोंट थिंक कि जस्ट एज अ सिविलियन मैं कभी भी अचीव कर पाती। वो उस पर्टिकुलर फीलिंग, उस जुनून को डेवलप करने में और उस डिसिप्लिन और उस कंट्रोल्ड एग्रेशन को डेवलप करने में एनसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड दैट आई forever be grateful to this organization for, जो यहाँ पे हमें लर्निंग्स मिलती है। मिस यूनिवर्स इंडिया हो, चाहे पैजेंट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आप जीवन के किसी भी पड़ाव पे जाएं, these lessons will stay with you, क्योंकि ये आपको एक इंसान बनाता है। This is one of the aims of NCC, to make a person capable enough and strong enough कि वो ज़िंदगी के हर एक पड़ाव पर उस एक्सपोजर का फ़ायदा ले सके एंड उससे एक्सेल कर सके। तो ये थी मणिका विश्वकर्मा जो बता रही थी किस तरह से एनसीसी ने उनके जीवन में बदलाव लाया। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ ग्रीस निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।